इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, जी हां, लगातार पिछले कुछ वक्त से हम देखते आ रहे हैं कि देश में तमाम विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है। इस दौरान ईडी की तमाम टीमें यहां पर विपक्षी नेताओं पर घोटालों से संबंधित मामलों में लगातार छापेमारी कर रही है। आज ईडी की टीम ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना इलाके में छापेमारी की। छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम पर टीएमसी सांसद के गांव में करीब 200 लोगों ने हमला बोल दिया। जी हां, ईडी की टीम की गाड़ियों पर उनके साथ मौजूद सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर पथराव किया गया और इसमें हालांकि किसी के जख्मी होने की खबर अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके का धावा बोला गया उस तरीके से जानलेवा हमला देखने को मिला। मेरे साथ अमन जी, मेरे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है। अमन जी, जिस तरीके से ये हमला बोला गया है, क्या आप इसमें ये देखते हैं कि अभी एक उग्र होता हुआ यहाँ पर ईडी के खिलाफ भी प्रदर्शन नजर आ रहा है? जिस तरीके से विपक्षी नेताओं पर तमाम जो है कार्रवाई कर रही है ईडी, उसके आधार पर राशन घोटाले में जिस तरीके से छापेमारी करने पहुंची थी टीम और उसके बाद वहाँ पर पथराव होता है, किस आधार पर, किस एंगल से देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल, और हम बात कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल की, और वहाँ पर जिस तरह से ईडी की टीम पहुँचती है, और जो पहले भी कहा जाता है कि टीएमसी को लेकर बीजेपी ने पहले भी बहुत सारी बातें कही हैं कि उन्होंने एक तरीके से उसको अलग तरह से माहौल बना दिया है, मुस्लिमों का ज़्यादा वो फेवर करती है, हिंदुओं के ऊपर ज़्यादा उनके अत्याचार होते हैं। बीते दिनों आपने देखा भी होगा कि कई हिंसक घटनाएं हुई जहाँ पर लगातार बीजेपी ने वेस्ट बंगाल के ऊपर जो है तमाम सारे हमले बोले कि इसको पाकिस्तान बना दिया, इसको इस तरह से बना दिया, और इस तरह की बातें हुई। और अब जिस तरह से ये जो शाहजहां शेख जो विधायक है उनके ऊपर, उनके घर पर जिस तरह से टीएमसी के जो विधायक है उनके घर पर जिस तरह से ईडी और उनके साथ में सीआरपीएफ के जो जवान थे वो पहुंचते हैं, लेकिन उन्हीं के ऊपर हमला हो जाता है। और ये जो घटना है, इसके बाद बीजेपी की तरफ से भी अब स्टेटमेंट निकल कर सामने आता है कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके जरिए इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो अपने आप में वेस्ट बंगाल में पहले भी रोहिंग्या को लेकर पूरे मामले चले हैं, और अब जबकि ये मुस्लिम कह सकते हैं कि विधायक से जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसे में ममता बनर्जी के ऊपर लगातार जो बीजेपी है वो अब सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि उसमें कई पुलिस वाले भी एक तरीके से कहें कि जख्मी होने का भी उनके खबर है कि उनके ऊपर जो है हमला किया गया, उनको निशाना बनाया गया। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही बन जाता है कि क्या अब ईडी से भी जो लोग हैं वो परेशान होने लग गए, खासकर वेस्ट बंगाल के। और छोटा सा मैं आपको इसका उदाहरण पेश करना चाहूँगा कि अगर हम 5 राज्य जहाँ पर लगातार ईडी का कह सकते हैं ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, चाहे वो हम बात करें कि दिल्ली की, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं बिहार की, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं झारखंड की, और जो है वेस्ट बंगाल की, इसके अलावा हम राजस्थान की भी बात कर सकते हैं कि जहां पर जो कांग्रेस शासित सरकारें थी या जो गैर बीजेपी शासित सरकारें थी वहाँ पर लगातार ईडी का प्रभाव रहा है। हालांकि अब राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन इससे पहले लगातार ये देखने को मिला कि वहाँ पर जो है ईडी, चाहे वो वैभव गहलोत हो या फिर कोई और हो, उनके ऊपर लगातार दबाव दिनेश देखने को मिला है। तो ऐसे में क्या एक बार फिर से यहाँ पर एक पॉलिटिकल तौर पर आपस में कह सकते हैं कि जो बार और तकरार होती हुई नजर आएगी, क्योंकि टीएमसी की जो सुप्रीमो हैं कह सकते हैं ममता बनर्जी, वो लगातार ऐसे मामलों पर बीजेपी की आलोचना करती रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से टीएमसी नेता शाहजहां शेख के गांव में ये हमला हुआ, उसके बाद उनके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जांच की आज अब पहुंचती नजर आ रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक। तो क्या ममता बनर्जी तक जो एक तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को वहां पर शरण देने का जो आरोप लगाती रही है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या अब इतना उग्र प्रदर्शन हो चुका है वहां पर कि कोई टीम जांच के लिए जाती है, पूछताछ करना चाहती है, लेकिन गांव में घुसते ही उनके ऊपर वहां पर हमला हो जाता है और यहां से एक तरीके से उनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। तो अमन जी, जो विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या यहाँ पर जिस तरीके से 96% जो मामले हैं वो विपक्षी नेताओं पर चल रहे हैं और जांच जो है वो लगातार गहराती नजर आ रही है, तो क्या विपक्षी नेता इससे दुखी हैं, हताश हैं और इसलिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपकी बात कहीं ना कहीं बहुत हद तक वाजिब भी है, क्योंकि भले ही आप चाहें जो सरकारी एजेंसियों की बात करें, चाहे भले ही आप उनकी ये बात करें कि उनकी बातों को किसी को भी टालना नहीं चाहिए और जाकर
जो है उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन जब ये कार्रवाई एक तरफा नजर आती है, क्योंकि 90+ यानी कि 95-6% के आसपास ऐसे केस जो लगातार विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर ही चल रहे हैं, चाहे उसमें हेमंत सोरेन हो, चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वैभव गहलोत हो, या फिर तेजस्वी हो, वेस्ट बंगाल की हम लोग बात कर ही रहे हैं। तो ऐसे में जो दल जो कह सकते हैं कि जो राज्य हैं, ये वो सब राज्य हैं जहां पर जो विपक्षी पार्टियों के या तो नेता हैं या फिर उनकी सरकारें हैं, उनके ऊपर ये पूरे के पूरे मामले चल रहे हैं। और यही वजह है कि बारंबार चाहे हेमंत सोरेन हो कि उन्होंने पहले भी ये बात कही कि भाई ईडी के जरिए हमें दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और लगातार हमें निशाना बनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका जिस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है वो अपने आप में जो बहुत ज़्यादा लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्योंकि अभी आप देखें कि दवा घोटाले में एक बार फिर से सीबीआई की जांच हो गई है। इसके अलावा देखें अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी की जो है गिरफ्तारी का खतरा लटका बना हुआ है। तो ऐसे में ये जो बातें हैं, तेजस्वी के को लेकर भी लगातार ईडी पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। तो जो विपक्षी लोग हैं इन्हीं के खिलाफ लगातार जो नोटिस जारी हो रहे हैं, समन जारी हो रहे हैं, तो यही हो हल्ला मच रहा है कि लगातार विपक्षी जो नेता हैं उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, ताकि 2024 का जो चुनाव लोकसभा का होने वाला उसमें बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा हो सके। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से चाहे हेमंत सोरेन हो या फिर तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे हो या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, ये तमाम वो नेता हैं जिनके ऊपर यहाँ पर ईडी का शिकंजा पूरी तरीके से कसा हुआ है। कल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के करीबी पर ईडी ने मामला दर्ज किया है और वहां पर जो है 420 धारा के तहत घोटाले का आरोप है, तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अमन जी यहाँ पर ईडी जो है अपनी कार्रवाई करते हुए कुछ चुनिंदा नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर रही है? ऐसे में यहाँ से क्या विपक्ष और ज्यादा केंद्र सरकार पर उग्र होकर और हमला बोलने की कोशिश करेगा? देखिए बिल्कुल दिनेश, और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, लगातार न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि लगातार ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन हो या फिर वेस्ट बंगाल हो या फिर तेजस्वी हो, ये वो सब नेता हैं जो बीजेपी के एक तरीके से खिलाफ या कहेंगे विरोध में रहते हैं। और देखिए एक आंकड़ा भी मैंने आपको बताया कि ये जो 5 राज्य हैं इनमें तकरीबन 151-50 के आसपास सीटें आती हैं दिनेश। तो ऐसे में लगातार बीजेपी की निगाहें उन पर भी बनी हुई, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे जाते हैं तो बीजेपी ये कहेगी कि देखिए जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही घोटालेबाज हो उस पार्टी का आप क्या कह सकते हैं। इसके अलावा हेमंत सोरेन अगर जेल जाते हैं तब भी यही बात होगी, तेजस्वी अगर जेल जाते हैं पूरे मामले में तब भी यही बात होगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इन पर निशाना बनाकर कहीं ना कहीं जो अपना चुनावी एजेंडा है वो सेट करना चाहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईडी बिना सिर पैर के, बिना किसी चीज के जो है कार्रवाई करती है, बिना किसी सबूत कार्रवाई करती है, क्योंकि देखिए जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर यकीन भी रखना जरूरी है। तो ऐसे में सिर्फ पॉलिटिक्स ना हो, सिर्फ बयानबाजी ना हो, इसका भी ध्यान जो है सरकार को भी और तमाम दलों को रखना चाहिए। क्योंकि जो एक आम आदमी है उनकी नज़र में इन सब जो कह सकते हैं कि जो एजेंसियां हैं उनकी बड़ी इज्जत है, बड़ी इनको लेकर डर है। ऐसे में अगर नेता इस तरह से माहौल उड़ाएंगे, उनका अपमान करेंगे, तो मेरे ख्याल से आम आदमी का अंदर जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो बीजेपी है जिस मंशा के तहत वो कह सकते हैं कार्रवाई कर रही है, और ये तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि भाई चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे हेमंत सोरेन की पार्टी, कांग्रेस हो, कि भाई बीजेपी जो है वो ईडी को इस्तेमाल करती हुई नजर आती है। आपने देखा भी होगा कि सुना भी होगा कि जब केजरीवाल कहते हैं कि बस 24 घंटे के लिए हमें ईडी और सीबीआई दे दीजिए, आधी बीजेपी जेल के अंदर होगी। तो ऐसे में कि पॉलिटिकल जो फायदा लेने के लिए कहीं ना कहीं पार्टियां इस तरह से क्या काम करती हुई नजर आती हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या बीजेपी ऐसा कर रही है? क्योंकि जो विपक्षी दल हैं वो यही बात कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के बड़े नेता अगर सलाखों के पीछे जाते हैं दिनेश, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक ईडी का जो शिकंजा कसता नजर आ रहा है, उसको देखकर यही लगता है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से चंद महीनों का ही वक्त बचा है और इससे पहले ईडी तमाम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तमाम जिन नेताओं के ऊपर घोटाले के आरोप है उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी में है। और इसी को लेकर तमाम जगह पर ठिकाने जो नेताओं के बताए जा रहे हैं उन पर छापेमारी की जा रही है। आज जिस तरीके से हरियाणा के एक विधायक के घर से 5 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है, इसके अलावा विदेशी हथियार, विदेशी शराब और 4 से 5 किलो सोना चांदी वहां से जब्त किया गया है। इसके आधार पर यही नजर आ रहा है कि अब ईडी अपनी कार्यवाही को और तेज करने वाली है। हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।